हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस बैच रहेगा वो रहेगा सी टेट, यूपी टेट, एच टेट और सुपर टेट के लिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो सी टेट का रिजल्ट है वो आ चुका है, तो जो बच्चे फेल हुए हैं वो निराश ना रहें, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि जो सी टेट का एग्जाम है वो दोबारा आने वाला है रिसेंटली। और वो एग्जाम आएगा तो भाई यूपी टेट की वैकेंसी भी आने वाली, तो अगर सी टेट निकला है तो भी यूपी टेट है सुपर टेट के लिए। तो चलिए आज को क्लास को प्रारंभ करते हैं, अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। 50 क्वेश्चन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, 51 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फिर पहला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थी में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके और कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, या भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। नीचे दिए गए कूद के आधार पर उत्तर को चुनिए। तो इसमें कहा है केवल एक, केवल दो, न तो एक और न ही दो, एक और दो दोनों। तो बताइए भाई कि एक शिक्षार्थी के लिए कौन सी भिन्नताएं हैं जिसके लिए जो एक शिक्षक है वो संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो वो कौन सी चीज है भाई? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं बच्चा। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी प्रकार के आते हैं, तो ध्यान देना। तो बच्चा याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक और जो दोनों हैं वो बिल्कुल क्या है, आपके सही हैं। तो एक और दोनों क्या है, दोनों ही भिन्नताओं पर इन्हें क्या है, ध्यान देने की आवश्यकता है, संवेदनशील होने की क्या है, आवश्यकता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जल्दी से बताइए कि जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चा? कमेंट्स करके बताएं भाई। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? याद रखना इसका राइट आंसर है कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जो है, याद रखना, वो क्या हो जाए, शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियां बिल्कुल भी नहीं है। विशेष विद्यालयों में ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं है, क्योंकि विशेष विद्यालयों में ये भी नहीं है। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? ए। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, या केवल सीखने की योग्यता। तो बच्चा ध्यान देना, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है विषय का स्वामित्व होना, समस्या को बोध देना, समस्या से संबंधित होना, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। तो जल्दी से बताइए कि क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूँ क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, तो अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। भय व क्रोध प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, परिकल्पना के, संवेग के, या मूल प्रवृत्ति के? तो याद रखना, संवेग भी हमारे 14 होते हैं और मूल प्रवृत्ति क्या होती है? 14। तो यहाँ पर अगर बात की गई है क्रोध और भय की, तो ये दोनों के दोनों क्या है बच्चा? याद रखना, संवेग हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका संवेग। क्योंकि भय का जो मूल प्रवृत्ति होगी वो क्या हो जाता है? भय की जो मूल प्रवृत्ति होती है पलायन होना, यानी कि भाग जाना। क्रोध का क्या होता है? याद रखना, क्रोध को होता है जुगुप्सा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रियाओं के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, अध्यवसाय,
संवेग, वचनबद्धता या अभिप्रेरणा। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर डैश का हमें मतलब बताना है, ध्यान देना कि यहाँ कौन सा शब्द भाई यूज किया जाएगा, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, याद रखना कि उपलब्ध जो कराता है वो कराता है आपकी अभिप्रेरणा। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंधन, माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। जल्दी से बताइए मेरे मित्रों क्या आंसर राइट होगा। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सा अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, तो ये करता है अर्थपूर्ण क्या कहलाता है, संबंध होता है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 58। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है। प्रासंगिक और हर संभव रूप में सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करके, पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों को प्रस्तुत प्रस्तुत करके, एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके, या सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके। तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास में बच्चा आप लोग याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास जो है याद रखना एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके होता है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। बी ऑप्शन है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सी ऑप्शन है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां, या लिखने की धीमी गति। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया से संबंधित, तो बच्चा डिसलेक्सिया से क्या हो जाएगा याद रखना, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 PFQ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया है। सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, या याद रखना दबाव। तो जल्दी से बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा। देखिए 16 PF जो क्यू है ये दिया किसने था बच्चा, याद रखना 16 PFQ जो है ये किसने दिया था, ये दिया था केटल ने। किसने दिया था, केटल ने। और किसके लिए दिया था, ये दिया था पर्सनैलिटी के लिए। किसके लिए दिया था भाई, पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी को हिंदी में कहा जाता है मेरे मित्रों व्यक्तित्व। क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी के साथ आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभ्यास, सीखने की मात्रा, या शिक्षक की योग्यता। तो जल्दी बताइए कि कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो क्या रखना, भूलने का जो कारण नहीं है वो क्या हो जाएगा, शिक्षक की योग्यता। यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ आपके स्क्रीन पर। बुद्धि लब्धि संप्रीत्य विकसित किया केटल ने, विनय ने, टर्मन ने, या रीड ने। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि बुद्धि लब्धि का जो संप्रीत्य जो है कॉन्सेप्ट जो है वो विकसित किसने किया था बच्चा, देखना ये क्या था, टर्मन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व को बांटा है बच्चा, वो किसने बांटा है, वो बांटा है कैनन ने। तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैनन हो जाएगा। युंग ने जो बांटा है, याद रखिए युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। अगर मैं क्रेशमर की बात करता हूँ तो 4 भागों में बांटा है। सेंगर की बात करता हूँ तो 6 भागों में बांटा है। याद रखना, बाकी थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो जो बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो। सभी जो नोट्स है PDF है वो प्राप्त कर सकते हो। या आप लोग बाकी की पुरानी जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस है उन्हें देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी इन सब की मैंने थ्योरीज आपको पढ़ा रखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह अनुसंधान अनुसंधान आधारित धारण है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारण है, उपयुक्त सभी। तो बच्चे याद रखना ये लैंगिक क्या है, पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है कि जो लड़कियां होती हैं वो गणित में क्या होती हैं, कमजोर होती हैं।
और लड़कों की जो हैंडराइटिंग होती है वो क्या होती है, याद रखना, वो सुंदर नहीं होती। तो चलिए भाई, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? उपयुक्त परिस्थितियों में कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख सकता है। प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारी हो, या व्यवहार का रूपांकन उनके अपने परिणामों द्वारा होता है, या व्यक्तित्व केवल तभी सीखते हैं जब वे सीखना चाहते हैं। तो क्या देखना, प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारी होते हैं। ध्यान देना भाई, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे मित्रों, याद रखना, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी भी प्रतिक्रियाओं के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन, संकेत, आवश्यकता, प्रणोदन। तो जल्दी बताइए बच्चे, राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? याद रखना, उसे कहा जाता है आपका प्रबलन कहा जाता है, पूर्णबलन रेनफोर्समेंट कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? रेनफोर्समेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूपण विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की जो सीखने समस्या है वो क्या रहेगी? तो ये होगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, या ध्यान पर। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ बच्चा कि शिशु का जो अधिकांश जो व्यवहार होता है वो किस पर होता है? ना तो ध्यान पर होता है, ना वास्तविकता पर होता है, ना नैतिकता, क्योंकि चीज होती नहीं, वो मूल प्रवृत्ति पर होता है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यक, चालक, प्रेरक या इच्छा। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ अभिप्रेरणा का जो सबसे पहली चीज स्रोत होती है वो क्या होती है? आपकी नीड होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? नीड। सेकंड क्या होता है? आपका ड्राइव होता है जिससे हम लोग चालक कहते हैं। तीसरा प्रेरक होता है, प्रेरक को कहा जाता है याद रखना आपका प्रोत्साहन कहा जाता है। इच्छा इसमें कोई भी चीज नहीं होती, ये होती नहीं है अभिप्रेरणा स्रोत में। बाकी तीन चीज, सबसे पहला कौन सा होता है? नीड होता है, जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज के लिए वर्क नहीं करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें दे रखा है, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, सीखने का क्रिया प्रबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है, या सीखने का समग्र सिद्धांत जो है वो किसने दिया? हल ने। तो याद रखना, समग्र का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था आपका कोहलर ने। और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है भैया? हल आ रहा है। तो ये ही क्या हो जाएगा? गलत है। तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। ध्यान देना जो, क्योंकि हल ने जो दिया था वो कौन सा दिया था रखना, इन्होंने तो दिया था आवश्यकता की न्यूनता का सिद्धांत, या फिर आपका पूर्ण बलन का किसने दिया था? सीएल हल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। याद रखना, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए बच्चा किससे होता है? किशोर अवस्था से होता है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए भाई ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। याद रखना बच्चा, प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। देखो जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपके पेपर में आए हुए हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने पेपर दिया होगा तो पता चल जाएगा आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं आया हुआ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है?
पूर्वानुभव होता है, तर्क होता है, भाषा होता है, समस्या होता है। तो याद रखना बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ चिंतन प्रारंभ की, तो याद रखें चिंतन प्रारंभ पे क्या होता है, समस्या, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए मेरे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आपके सेकंड पर ध्यान देना जी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। मनुष्य जो आयु है, यानी कि तो आपका मनुष्य आयु, इसका प्रत्यय किस कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो याद रखना बी ने, साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने और सीरियल बर्ट ने। तो याद रखना, अगर मैं आईक्यू की बात करता हूँ तो आईक्यू का जो प्रत्यय है वो किसने दिया था, ये दिया था आपका बी ने और साइमन ने दिया था। कब दिया था बी ने साइमन ने, बच्चा याद रखना बी ने दिया था 1905 में। कब दिया था, 1905 ईस्वी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति, या आवेग में आकर काम करने की प्रवृत्ति। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की जो प्रवृत्ति है उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। उपलब्धि का मतलब होता है अचीवमेंट, यानी कि किसी भी चीज का करना, प्राप्त करना, हासिल करना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना। कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। प्राथमिक विशेषताएं, द्वितीय विशेषताएं, वंशानुगत विशेषताएं, याद रखना अवंशानुगत विशेषताएं। तो याद रखना, चाहे मैं कद की बात करूं, हड्डियों की ढांचे की बात करूं, नाक, जीभ या आंख, किसी की बात करूं, तो ये क्या होता है, आपका वंशानुक्रम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, सी ऑप्शन सही है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है दो कोष, केवल एक कोष, कई कोष या कोई कोष नहीं। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि मनुष्य जीवन का जो आरंभ है उसका क्या घटित होता है, बच्चा याद रखिए वो होता है केवल एक कोष होता है। क्या होता है, केवल एक कोष। क्या होता है, केवल एक कोष। चलिए भाई, उसके बाद अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक कर और कमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और याद रखना इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा अगर बात करता हूँ शिक्षक प्रक्रिया की, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आश्रित चर। कैसे भाई, देखिए, अगर स्वतंत्र चर कौन होगा, स्वतंत्र कौन होता है, ध्यान देना, आपको बताना है स्वतंत्र किसे कहा जाता है और आश्रित चर कौन से होते हैं, याद रखना। स्वतंत्र चर कौन से होते हैं, आश्रित चर कौन से होते हैं, मध्यस्थ चर कौन से होते हैं, इनके बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन से होते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी बच्चे, ना फिर लास्ट में आपको भाई मैं बताऊंगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पाठ्य कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक का अधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पुनरावृत्ति परीक्षा के प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हीं के उत्तर देने की अनुमति देना। सी ऑप्शन जो है बच्चा ध्यान देना, सी ऑप्शन क्या है, तो सी ऑप्शन दे रखा है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। डी ऑप्शन है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। जल्दी उससे उत्तर बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चा, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि परीक्षण में आने वाले सामान्य प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को क्या है, अब छात्रों का अभ्यास कराना। क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जैसे आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही पेपर पे अच्छे नंबर गेन करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे, ध्यान देना, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त कार्य देंगे, या वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसे अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो बच्चा याद रखना, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह के अनुप्रेरित करेंगे, याद रखना। तो इसका क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भी भाई ने सी आंसर दिया, यानी तीन आंसर दिया बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप
अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो बच्चा याद रखना, अगर किसी बच्चे को ज्यादा से खाना है या अच्छा कुछ करना है तो उसे उसी की फील्ड में छोड़ दो, जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट हो उसे उसी तरीका से क्या है भाई आगे बताइए। चलिए याद रखना बच्चा। अगर मैं बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे में, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। तो जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथक पृथक समाज समाज जातीय या समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणात्मक आधारित होती है। उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अनुवृत्ति में। तो याद रखना बच्चा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो याद रखना ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो बच्चे याद रखना, मैं बात करता हूँ समायोजन की संतुष्ट करने की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं को। तो राइट क्या है भाई, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चा, 84 क्या है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रकाश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यक होता है कि बच्चे को नियंत्रण में रखना, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, बच्चे को प्रेरित करना, बच्चे को डांटना। तो याद रखना, अगर हमें अध्यापक बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करना है तो उससे क्या करना, प्रोत्साहित के लिए भाई उसे बच्चे को प्रेरित करना है। जितना ज्यादा बच्चा प्रेरित होगा उतनी ही चीजों को ज्यादा समझेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्थाओं में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो बच्चा याद रखना कि जो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सभी। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ बुद्धि और सृजनात्मक की, तो बात ये हमेशा कैसे समझ पाए, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हमेशा रहता है। तो ए ऑप्शन सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, आप किस दिन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, चित्त मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान देखना, जो चित्त मानसिक क्रिया का जो पहलू होता है ये क्या होता है, आपको ज्ञानात्मक होता है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो बच्चे ध्यान देना, औसत बुद्धि के बच्चों को, मजदूर बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को, या कुसारगु बुद्धि के बच्चों को। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ तो किस प्रकार के, तो ये होता है आपका कुसारगु बुद्धि के बच्चे, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर बच्चा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जा सकता। प्रोत्साहन हो गया, सहन विधि, पहचान विधि, तार्किक विधि, पुनः सीखना विधि। तो याद रखना ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहचान विधि, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो ये किसके लिए होता है, स्मृति को मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चे को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने की हेतु प्रोत्साहित करना। वह अपने दूसरे विद्यार्थियों से जिस प्रकार के अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और उस बच्चों की वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। ये ऑप्शन है, किसी प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित है। ये ऑप्शन है, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थी का उनकी सहजता के लिए आकलन करना। तो चार रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा सी, यानी कि एक प्रकार पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के आधार अधिगम के लिए पहले ही उत्साहित हैं। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासन की तरह, शिष्टाचार की तरह, आदर्शवादी की तरह, निर्देशवादी की तरह। तो बच्चा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि शिक्षण का बर्ताव कैसा होना चाहिए, तो बच्चा ध्यान दीजिए,
ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा राइट आंसर जाएगा आदर्शवादी, यानी कि आपका डी, सॉरी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे उन शक्ति और विकृतियों को देख से और शिक्षक अनुसार उन्हें ठीक कर सकें। यह आकलन तभी सार्थक होता है जब शिक्षार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन हो या शासन केवल शरणागत शक्ति का ही का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी चाहिए। यह आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं होता जब तक उसे भय और चिंता का संचालन होता रखना। इसका राइट आंसर क्या है मेरे मित्रों, ए और 3 जो है बिल्कुल सही है। तो जिस भाई ने ए और 3 आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है बच्चा, याद रखना। स्पेयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो अगर मैं स्पेयरमैन की बात करता हूँ तो उन्होंने द्वय कारक दिया है, द्वय कारक में बच्चा क्या हो जाएगा आपका, याद रखना जी कारक जो है, ग्रुप फैक्टर जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर, एक शिक्षक को साधन संप्रत्यन होना चाहिए, इसका अर्थ है। एक शिक्षक को साधन संप्रत्यय होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, उनके पास पर्याप्त धन संप्रदाय होनी चाहिए ताकि उसे शैक्षिक देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के साथ स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रस्तुति होनी चाहिए। तो बच्चा रखना राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। चुने गए अध्यक्ष द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, पेशेवर अध्ययन द्वारा। तो बच्चा देखना क्या हो जाएगा, पेशेवर अध्ययन द्वारा। तो टी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। तो जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बच्चा रखे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में क्या है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। सीखना, अनुकरण करना, कल्पना करना, चिंतन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, याद रखें इसका राइट आंसर आपका बी, यानी कि अनुकरण करना। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों का दर्शाता है। शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालने हेतु विविधता, स्वर, राग और स्वर प्रतिध्वनिशीलता, ध्यान देने और दूसरे से अंतर करने की। तो बच्चे याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता होना। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके साथ में। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक के व्यक्तित्व का आधार पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भत्सना या उपयोग सभी। तो बच्चा याद रखना, बालकों के सीखने की प्रेरणा का जो उपयोगी रूप माना गया है वो कौन सा है बच्चा आपका, इसकी बात करता हूँ, हो जाएगा उपयोग सभी। तो डी आंसर जो है। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्ण व्यवहार करना, किसी प्रासंगिक व्यक्ति के द्वारा समर्थ एवं स्मृति संदेश के साथ साक्ष्य स्थापित करना। बच्चा रखना क्या है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो भाई जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे वो सभी की हमने प्रैक्टिस की है। रोजाना हमारी प्रैक्टिस जो चलती है वो रात को 9 बजे चलती है। तो आप लोग पुरानी वीडियो को देख के वहाँ भी अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए। बाकी भविष्य में जो भी चीज़ें रहे वो क्लास आपकी कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।